हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जो लोग 8वीं से 9वीं में गए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस में एक बड़ा सा परिवर्तन आता है। एक पढ़ाई में अचानक से ठीक ठाक से चेंजेज आ जाते हैं। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी विषय हैं, इनमें एक ठीक ठाक सा चेंज आपको सिलेबस में देखने को मिलता है। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे समझ नहीं सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और कॉन्टिन्यूटी बनाएंगे पढ़ाई में, लगातार अगर आप पढ़ाई करेंगे, किस टीचर से पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप कॉन्टिन्यूटी बनाते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो लोग वो वीडियो पसंद करते हैं कि कोई नाच के दिखा रहा है, कोई गा के दिखा रहा है, कोई जोक सुना रहा है, ठीक है, तो वो वाली वीडियो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। प्रॉपर आपको पढ़ने का विचार है, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, अगर वो दृष्टिकोण आपका है, तभी आप वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं बालेंद्र प्रताप सिंह कक्षा 9वीं विज्ञान का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल चर्चा करेंगे हम इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे, और कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके बेसिक्स के लिए। शुरुआत से चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए फिर क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखो, तो इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना क्या है? तुम्हें पढ़ना है जो पदार्थ हैं उनके मौलिक सिद्धांतों के बारे में, उनके भौतिक स्वरूपों के बारे में, साथ में उनकी जो अवस्था में परिवर्तन है, विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन, उनके बारे में, और किसी भी पदार्थ के ऊपर ताप का, दाब का, वाष्पीकरण जैसे कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ना है। और वो बहुत गहराई से हम इस पर चर्चा करेंगे। क्यों? ताकि आप अपने आसपास की दुनिया को जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सकें। तो सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि ये पदार्थ, या फिर इसी को मैटर कहते हैं इंग्लिश में, और विज्ञान में द्रव्य से भी इसको बोला जाता है, द्रव्य भी बुलाया जाता है। तो पदार्थ या मैटर या द्रव्य, तीनों एक ही चीज़ें हैं, पर ये है क्या एक्चुअल में? तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आया कि पदार्थ क्या है। देखो, पुराने ज़माने में तो ऋषि मुनि कहा करते थे कि हमारी जो ये पूरी पृथ्वी है, या पूरा जो ये ब्रह्मांड है, वो 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिनको वो पंच तत्व नाम देते थे। बोलते थे पंच तत्व, ठीक है, वो पंच तत्व नाम देते थे। और पंच तत्व की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता था भाई? उनके हिसाब से आ जाता था जल, हवा, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। बोले पूरी जो दुनिया है वो इसी से मिलके बनी हुई है, बस पंच तत्व। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे, हमने देखो इतिहास से बहुत सारी चीज़ें, रामायण के ज़माने में पाई जाने वाली पुरानी जो चीज़ें थी, महाभारत के ज़माने में पाई जाने वाली जो पुरानी चीज़ें थी, उनसे विज्ञान को बहुत कुछ सीख मिली। और बहुत सारी चीज़ें उनको देख के ही उन्होंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने खोज किया। तो ये जो पंचतत्व वाली परिभाषा थी, इसको पढ़ने के बाद ही हमारे वैज्ञानिकों ने वो पदार्थ के पीछे पड़ गए कि आखिर क्या है पदार्थ, क्या है। तो उन्होंने ये कहा, आज की जो परिभाषा है वो ज़रा ध्यान से सुनना। उन्होंने ये कहा कि तुम अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हो, आसपास तुम्हारे जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो स्थान घेरती हूँ, जो क्या करती हूँ, स्थान घेरती हूँ, जिनका अपना द्रव्यमान हो, जिनका अपना कुछ आयतन हो, वो सभी की सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? पदार्थ कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी, द्रव्य कहलाएंगी। जैसे में आपके पास हो गया ईंट, जैसे में आपके पास हो गया मकान, जैसे में आपके पास हो गया पेड़ पौधे, जो भी आप देखते हो पेड़ पौधे, और यहाँ तक कि कुछ अदृश्य चीज़ें भी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से उनको महसूस कर सकते हो। जैसे कि हवा एक्चुअली, हवा में भी क्या होता है? हवा में भी द्रव्यमान होता है, इसका अपना भार होता है। बिना हवा भरे टायर को उठाना और टायर में हवा भरने के बाद उसको उठाना, वजन में बहुत फ़र्क मिलेगा तुम्हें। तो हवा का द्रव्यमान होता है। हवा स्थान भी घेरती है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कोई बलून है, इस बलून में तुमने हवा भर दिया, तो क्या होता है कि ये जो बलून का ये एरिया है पूरा, ये किसने कवर कर लिया? हवा ने कर लिया। तो हवा का अपना आयतन भी होता है, इसलिए हवा भी क्या है? पदार्थ है। तो ये दुनिया की सारी चीज़ें जो आप महसूस कर पा रहे हो अपनी ज्ञानेंद्रियों से, लगभग सभी की सभी क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो अगला सवाल तो यही मन में आता है कि आखिर जो पदार्थ है उसकी परिभाषा क्या है? पदार्थ बनता कैसे है? तो पदार्थ की परिभाषा पहले एक बार देख लो, फिर तुम्हें बताऊं कि पदार्थ बनता कैसे। परिभाषा तो यहाँ पे भी जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि विज्ञान में जो पदार्थ है
वो सब कुछ है जो स्थान घेरता है, जिनका अपना द्रव्यमान होता है, और ये हमारे ब्रह्मांड की मूलभूत इकाई है जिससे सब कुछ बना हुआ है, चाहे वह हवा हो जिससे हम सांस लेते हैं, भोजन हो जिसे हम खाते हैं, बादल, तारे, पौधे या फिर पशु, सब कुछ पदार्थ है। यहाँ तक कि पानी की एक बूंद जो है और रेत का एक कण भी, वो भी किसकी श्रेणी में आता है? पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो इसकी विशेषता पदार्थ की क्या होती है, यहाँ पर लिख दिया मैंने कि पदार्थ जो है वो स्थान घेरता है, उसका अपना आयतन होता है, द्रव्यमान होता है और उसका अपना एक निश्चित भार होता है। तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ। अब सवाल ये था कि पदार्थ कैसे बनता है, तो पदार्थ, ध्यान रखना, पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहले तुम देखो, थ्योरी समझ लो, परिभाषा समझ लो, चीज़ों को समझ लो, तुम्हें रटने के लिए नोट्स तो कहीं से मिल जाएंगे। देखो थ्योरी को समझो, तो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ दे दिया, लिख भी दिया है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हमारी जो नंगी आँखें हैं, नग्न आँखें, वो नहीं देख पाती हैं। मतलब कि एक बहुत ही हाई क्वालिटी का सूक्ष्मदर्शी हो तो उससे आप देख सकते हो। ये एक इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी है, कल्पना की ऐसे कि ये कोई दुनिया है जो छोटे 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 कणों से मिलकर के ही पूरी दुनिया ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं, आखिर इनकी क्या विशेषता है? ये छोटे छोटे कण जो ढेर सारे मिल करके पदार्थ को बना रहे हैं, आखिर इन कणों की क्या विशेषता है, जरा उनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और देखो ये छोटे छोटे कणों से कैसे मिलकर बना है, जरा उसको समझना। जैसे कभी तुमने देखा होगा ना, मैं तुम्हें बताऊं, एक ऐसे नॉर्मली तुमने प्रैक्टिकली घर में जरूर किया होगा, जैसे कोई भीगा हुआ कपड़ा होता है, भीगा हुआ कपड़ा है ना, तो क्या होता है कि तुम उसको जब फैलाते हो ना तो उसको झाड़ते हो, और जब तुम झाड़ते हो तो तुम देखोगे पानी की छोटी 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 बूंदें छटकती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि वो भी अभी वो सूक्ष्म कण नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो एक छोटी सी बूंद भी हजारों छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। वो जो है वो मूलभूत कण होते हैं जिनसे मिलकर के पूरी दुनिया बनी होती है, उसी से मिलकर के सभी पदार्थ बने होते हैं। तो उन कणों की क्या विशेषता है, जरा उनको समझ लेते हैं। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो क्या है, उन कणों की क्या विशेषता, देखो सभी ये छोटे छोटे कण मैंने यहाँ पे इमेजिन डाल दिया है इमेज के थ्रू, कि देखोगे तो थोड़ा आइडिया तुम्हें लगेगा। तो उनका भौतिक स्वरूप क्या है, जरा उन्हें समझ लेते हैं। अगर हम पदार्थ के कणों की विशेषताओं की बात करें, उनके भौतिक स्वरूप की बात करें, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो यही है कि वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। उसको देखने के लिए शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। दूसरी विशेषता ये है कि ये हमेशा गति करते रहते हैं, ये हमेशा गति करते रहते हैं, चाहे वो पदार्थ कितना भी मजबूत हो, कितना भी कमजोर हो, उससे मतलब नहीं है। उसके अंदर के जो कण हैं वो हमेशा, इसकी विशेषता बता रहा हूँ कणों की, कि वो हमेशा गतिमान होते हैं। मतलब कि वो कण ऐसे ऐसे, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी ऐसे 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 वो घूमते रहते हैं। उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, उसका भी अपना एक लिमिट होता है उनके कणों का घूमने का। वो अभी आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले आप समझ लो उनकी विशेषताओं में है क्या क्या। तो एक तो वो बहुत छोटे होते हैं, साथ में वो गति करते रहते हैं, गतिमान होते हैं। और इस गति को पता है इंग्लिश में इसका नाम जिग जैग मोशन दिया गया है, जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन क्योंकि वो इधर उधर इधर उधर भटकते रहते हैं, वो किसी एक डायरेक्शन में गति नहीं करते हैं। और तीसरी इनकी विशेषता क्या है जो यहाँ पे लिखी हुई है, कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, इनके बीच में खाली स्थान होता है। याद रखना, इनके बीच में खाली स्थान होता है, और दो जो छोटे छोटे ये पदार्थ के कण होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित भी करते रहते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं, और जिस बल से वो एक दूसरे को खींचते हैं उसको अंतर आणविक यहाँ लिख देता हूँ, अंतर आणविक बल, उसे उस बल को क्या कहा जाता है, अंतर आणविक बल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही तीन बातें लिखी हुई विशेषताओं में, कि बहुत छोटे होते हैं, गति करते रहते हैं लगातार, और दो कणों के बीच में खाली स्थान होता है, और दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, और जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसी बल को अंतर आणविक बल भी कहा जाता है। यहाँ पे वो लिखा हुआ पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यह आकर्षण बल कणों को एक साथ बांधे रखता है। यह बल अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होता है, जाहिर सी बात है अलग अलग होगा तभी तो कोई पदार्थ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और कोई भी पदार्थ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा। वो उनके जो आपस में खींचने वाला बल है उसी के ऊपर तो डिपेंडेंट रहेगा वो। आगे अभी उसको डिटेल में और बताऊंगा। पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करता है, ठीक है, और ठोसों में यह सबसे मजबूत होता है, जबकि गैसों में ये सबसे कमज़ोर होता है। तो वो सिंपल सी बात है, ठोस बहुत मजबूत होते हैं तो ये बल तो मजबूत होगा ही, पर इन जो छोटे छोटे कण हैं ये आखिर कैसे कुछ कण आपस में मिल करके बहुत मजबूत चीज़ बना ले रहे हैं, ठोस
कुछ कण वही आपस में मिल करके थोड़ा सा कमजोर चीज बना ले रहे हैं द्रव, और कुछ कण बहुत ज्यादा आखिर मिल करके आखिर कैसे बहुत ज्यादा कमजोर चीज बना ले रहे हैं गैस, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, तो उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पर विशेषताओं में 3 बातें ध्यान रखना कि जो उनका आकार है बहुत छोटा होता है, लगातार गति करते रहते हैं, उसको जिग जैग मोशन कहा जाता है, और उनके बीच में खाली स्थान होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, और उस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, पदार्थ की अवस्थाएं। अब देखो पदार्थ, मैंने कहा ना कुछ पदार्थ बहुत मजबूत हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ बहुत कमजोर हैं, तो इसीलिए पदार्थ जो है वो उनको 3 अवस्थाओं में बांट दिया गया। विज्ञान ने उनको 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक अवस्था का नाम दिया है ठोस, एक अवस्था का नाम दिया है द्रव, और एक अवस्था का नाम दिया है उन्होंने गैस। ठोस क्या होता है भाई? ठोस वो पदार्थ होता है ना जिसका आकार और प्लस आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव उन पदार्थों को कहा गया है जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन जो आकार है वो अनिश्चित होता है। गैस उन पदार्थों को कहा गया है जिनका आकार भी निश्चित नहीं होता है और जो आयतन है वो भी निश्चित नहीं होता है। अब देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ठोस की बात करने, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ ईंट को ले लेता हूँ। एक ईंट जो है, ये ईंट का आकार अपने आप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। और क्या इसका आयतन, ये हवा में, आयतन क्या होता है भाई? कोई भी वस्तु हवा में जितना स्थान घेरती है वो घेरा हुआ स्थान ही उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। तो ये ईंट का क्या आयतन बदल जाएगा? ये जितना स्थान घेर रही है ये हमेशा उतना ही स्थान घेरेगी। मतलब ईंट जो है इसका आकार और आयतन दोनों फिक्स हो गया, ये ठोस है। जैसे अगर हम द्रव की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे जल ले लें, पानी ले लें। पानी की अगर बात करें तो पानी को तुम देखते हो कि अगर 1 लीटर पानी है उसको दूसरे बर्तन में, मान लो एक बार तुमने क्या किया, बाल्टी में डाला, बाल्टी में, तो वो 1 लीटर ही रहेगा लेकिन वो आकार बाल्टी का ले लेगा। अगर तुमने उसको जग में डाला तो वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा लेकिन आकार जग का ले लेगा। मतलब आयतन जो 1 लीटर है वो तो 1 लीटर का स्थान घेर रहा है, आयतन तो फिक्स है, लेकिन जो आकार है वो लगातार उसका बदलते जा रहा है। और अगर गैस की बात करें, तुम कमरे में परफ्यूम जो है, परफ्यूम लगाते हो, जब कमरे में तुम परफ्यूम लगा रहे हो, तुम देखोगे परफ्यूम की कोई लिमिट नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैलते हुए जा रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुँच जा रहा है। इनके कारण भी बताऊंगा, लेकिन अभी बस समझ लो कि ठोस द्रव गैस होता क्या है। तो इसमें क्या है, इसका आयतन, कितना स्थान वो हवा में घेरेगा कुछ नहीं पता, बिल्कुल फिक्स नहीं है। और जो इसका आकार है वो तो कतई फिक्स नहीं है, वो कमरे में है तो कमरे के आकार का है, गुब्बारे में भर दिया तो गुब्बारे के आकार का है, टायर में भर दिया तो टायर के आकार का है। तो इसका आयतन और आकार दोनों जो है वो बिल्कुल ही अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे ठोस द्रव और गैस के गुणधर्म की बात इन्होंने की है। तो जरा लाइन से देख लेते हैं कि इन्होंने क्या समझाया, फिर मैं आपको लगे हाथ डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठोस की बात इन्होंने करी, इंग्लिश में इसको सॉलिड कहा जाता है। क्या कह रही है कि ठोस पदार्थों का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, ठीक है। ये कण, अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ठोस के कण है ना वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास, और साथ में ना पास होने के साथ साथ में ये बड़े व्यवस्थित होते हैं, एकदम सजा के एक के ऊपर एक रखे गए होते हैं काफ़ी तरीके से। और किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से रखने का फ़र्क पड़ता है। जैसे एक ईंट है, एक ट्राली ईंट है, ऐसे ही घर में मतलब कहीं फेंका हुआ है तो उसकी मजबूती और उसी को एक व्यवस्थित करके जोड़ के तुमने दीवार बना दी तो उसकी मजबूती, दोनों में फ़र्क होगा। तो ये बिल्कुल ठोस के जो कण हैं वो व्यवस्थित होते हैं, बहुत पास होते हैं। पास होंगे तो इसका मतलब इनके बीच में रिक्त स्थान कम होगा। रिक्त स्थान कम होगा तो क्या होगा, जो इसके जो आकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है वो बहुत ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि जो अंतर आणविक बल इनके बीच में लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक दूसरे को खींच के रख रहे हैं। ये देखो आपस में यहाँ वहाँ थोड़ा तो गति करेंगे लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये निकल के यहाँ से भाग जाएं। इसीलिए ठोस का आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है और इसीलिए वो मजबूत भी होता है। क्यों? क्योंकि जो इनके बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल लिखा है, कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत मजबूत होता है। इसीलिए वो अपनी लिमिट में अपनी माध्य स्थिति पर ही कंपन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से भाग नहीं सकते हैं, हिलडुल नहीं सकते हैं। कंपन तो कर सकते हैं। इस ईंट पे एक हथौड़ा लगा के देखना, ये बिल्कुल ऐसे झंझनाने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके कण की गति जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तेज मारोगे तो कुछ कणों की गति इतनी बढ़ जाएगी तो कुछ, एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, एक टुकड़ा अलग हो जाएगा। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना कुछ आइडिया लग रहा होगा। तो इसके ठोस के बारे में और क्या क्या है, इनका आकार और आयतन तो निश्चित होता है और ये नॉन कॉम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं। मतलब कि कॉम्प्रेस करने का मतलब कि दबाना,
मतलब कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। कभी लोहे को दबा के देखो, ईंट को दबा के देखो, पत्थर को दबा के देखो, ठोस है ये, दबेंगे नहीं, तो इनको दबाया नहीं जा सकता। कणों के बीच में जो मजबूत आकर्षण बल होता है और इनकी गतिज ऊर्जा बिल्कुल निम्न होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं द्रव की, यानी कि लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ये ले लेते हैं। अब इसमें इसका कारण क्या है, क्योंकि इनके जो कण हैं वो थोड़े से दूर होते हैं, किससे, ठोस की तुलना में थोड़े से दूर होते हैं। अब दूर होने से क्या होगा, इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और आकर्षण बल कम हो जाने के कारण ये एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से खींच नहीं पाएंगे। जो वही कारण है कि ये खींच ना पाने की वजह से इनके अंदर तरलता का गुण पाया जाता है, बहाव का गुण पाया जाता है। ये लगते हैं बहने, एक जाएगा तो इसके पीछे दूसरा भी जाएगा, इसके पीछे ये भी जाएगा, इसके पीछे ये भी जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके पास जो अंतर आणविक बल है इनका वो बहुत कम तो नहीं होता है, लेकिन कम होता है, इसीलिए इनके अंदर तरलता का गुण पाया जाता है। तो यही रीज़न है कि दूर दूर होते हैं कण और इनके अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, इसलिए इनका आयतन तो निश्चित होता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि ये छोड़ के इसको अलग भग जाएगा, रहेंगे सब साथ है ही, तो आयतन निश्चित है लेकिन आकार जो है वो बिल्कुल अनिश्चित है। तो ये इसमें फ्लूइडिटी यानी कि बहाव का गुण पाया जाता है। ये तो मैंने पॉइंट बता दिया। कणों के बीच में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है ठोसों की तुलना में, और जो इनकी जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो ठोसों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जब ये ढलान पे या किसी ऐसी चीज़ पे जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी आकर्षण बल लगता है तो ये बहने लगते हैं। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गैस की। गैस में इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। इनके बीच में अंतर आणविक जो रिक्त स्थान है वो इतना ज़्यादा है कि इनके बीच का जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बिल्कुल नगण्य होता है। नगण्य होता है, नगण्य मतलब ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो जब एक दूसरे को ये खींच ही नहीं पाएंगे तो ये अपनी मर्जी से कहीं भागेगा, ये कहीं भागेगा, ये कहीं भागेगा, ये कहीं भागेगा। और यही रीज़न है कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है और इसको हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। ये मतलब अधिक संपीड्य होता है। अगर कोई गैस किसी चीज़ में भरी हो ना, उसको दबाओगे तो तुम आसानी से प्रेस कर सकते हो, ईंट को नहीं दबा पाओगे। पानी किसी चीज़ में भरा हो तो हल्का फुल्का दबा सकते हो, लेकिन गैस भरा हो तो बहुत ज़्यादा उसको दबा सकते हो। रीज़न वही है, इनके कण बहुत दूर दूर हैं, दबाओगे तो तुम्हारे दबाने की वजह से ये पास पास आ जाएंगे, लो दब गए आसानी से। इनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है तो थोड़ा थोड़ा ये दबेंगे, इसमें तो होता ही नहीं गैप, तो क्या दबाओगे, दबेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कणों के बीच में आकर्षण बल इनके नगण्य होता है। गतिज ऊर्जा बहुत हाई होती है, और गतिज ऊर्जा हाई होने का पता है क्या इससे क्या होता है गैसों में। जैसे तुमने जब घर में परफ्यूम लगाया, ठीक है, तो वो परफ्यूम तुमने घर में लगाया, पता लगा वो दूसरे के घरों तक महक रहा है। कैसे भैया? क्योंकि उसके जो कण है, इसकी गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि गति करते हुए इस कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कहीं भी गति करता रहता है। इसीलिए बहुत तेज़ी से फैलता भी है, बहुत तेज़ी से फैल भी जाता है। ठीक है, और इसीलिए संपीड्यता इसमें ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि जब कोई सब्जी बनती है, कोई चीज़ बनता है, सीटी मारता है, उसमें से भाप निकलता है, वो गैस है और वो भगना शुरू कर देता है, चारों ओर घर में महक ही महक फैल जाती है, क्योंकि उनके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको ठोस द्रव गैस के गुणधर्म जो है वो यहाँ से समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन की बात कर लेते हैं। 3 अवस्थाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठोस, द्रव और कौन सी, गैस। तो क्या ये पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे देखो ये ठोस है और ये द्रव है, क्या पॉसिबल है कि ठोस को द्रव में बदल दें? क्या ऐसा पॉसिबल है कि द्रव पदार्थ को गैस पदार्थ में बदल दें? क्या गैस को हम ठोस में बदल सकते हैं? क्या गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर है हाँ, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हम पदार्थ की अवस्थाओं को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, पर थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ेगा। तो जरा आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे उनको बदला जा सकता है। तो अवस्था परिवर्तन की देखो प्रक्रिया यहाँ पे बात की जाएगी कि अवस्था परिवर्तन कैसे होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो एक शब्द का यूज़ किया गया गलनांक, या फिर इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है गलनांक कहलाता है। इस तापमान पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं संतुलन में मौजूद होती हैं। जैसे बर्फ़ के गलनांक की बात करें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ गल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये रहा तुम्हारा बर्फ़, और तुम्हें तो पता ही है कि ये कौन सी अवस्था है, ये ठोस अवस्था है।
अब इसको तुम गर्म करो, गर्म करोगे तो क्या होगा भाई, गर्म करोगे तो बर्फ़ के जो कण हैं इनको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो ये जो है इनकी गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, वही आपका बदल जाएगा द्रव में। इसको भी गर्म करो और गर्म करो, इनके कणों को और गतिज ऊर्जा मिलेगी, और गतिज ऊर्जा मिलेगी तो और भागने लगेंगे, और भागने लगेंगे अगर, तो यही किस में बदल जाएंगे, गैस में। तो यानी कि अगर हम तापमान बढ़ाएं तो ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदल सकते हैं। तो एक वर्ड जो आपको गलनांक याद रखना है, कह सकते हो कि मेरी भाषा में सिंपली ऐसे कह लो कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ़ को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ला करके रखोगे तो वह गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, गलनांक। और अगर हम बात करें, एक शब्द आया क्वथनांक या फिर इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप सिंपल कह सकते हो कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जो है वो द्रव से गैस में बदल जाता है, वह जो है तापमान उस पदार्थ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर 373.15 केल्विन है। मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, शॉर्ट वीडियो है, ज़रा वहाँ पे जाके तापमान के आप देख लेना, तापमान के जो मात्रक हैं उनके बारे में देख लेना। तापमान के बहुत सारे मात्रक हैं, डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है। तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाना है, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे जाना है, वहाँ पे वो भी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इजीली आप एक बार देख लेना जाके वहाँ पे, ठीक है, मेरे चैनल पे ही है। अब बात करते हैं कि क्वथनांक पानी का 100 डिग्री, यानी कि अगर किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ है, इसको तुम 100 डिग्री पे गर्म करोगे तो ये तुरंत भाप बनना शुरू हो जाएगा। होता ही है कि यहाँ से ऊर्जा मिली, इसके कणों को ऊर्जा मिली। अब जो बाहर वाले कण हैं तुम देखोगे ये खौलने लगता है, जो बाहर वाले कण हैं इनको इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है कि ये पानी को छोड़ के भाग जाते हैं हवा में, गैस बन जाते हैं, जलवाष्प भाप बन जाते हैं। तो उसी टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। अब आगे चलते हैं संगलन की। अच्छा, अब बात करते हैं हम गुप्त ऊष्मा की, जिसको इंग्लिश में लेटेंट हीट कहा जाता है, छुपी हुई ऊष्मा। देखो, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, फिर मैं तुम्हें अलग से एक्सप्लेन करूँगा। कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह ऊर्जा पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में उपयोगी होती है, जिससे तापमान में वृद्धि नहीं होती। देखो, मैं सिंपल शब्दों में तुम्हें समझाऊं तो क्या है ये। देखो, सिंपल शब्दों में मसला ये है कि जैसे यहाँ पे चलो बर्फ़ को ही ले, ठीक, और बर्फ़ फिलहाल ये क्या है, एक ठोस है। तुमने नीचे से इसको गर्म किया, नीचे से इसको क्या किया, गर्म किया। अब गर्म करने से क्या होगा कि तुमने थोड़ा सा गर्म किया, फिर थोड़ा और गर्म किया, थोड़ा और गर्म किया। एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके जो ये जो छोटे छोटे कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये हिलना डुलना शुरू करेंगे, तो इनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होते ही यह ठोस किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं तुम्हें बताऊं, जो ठोस का बर्फ़ का तापमान है और जो इस द्रव का यानी कि जो पानी का तापमान है वो बिल्कुल सेम होगा। लगातार तुम गर्म करते जा रहे हो लेकिन इनके ताप में कोई वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो ताप इनको मिला है ना, वो इसके कणों को जो मिला है, इसके कणों की ऊर्जा नहीं बढ़ी है, बल्कि उन्होंने अपनी अवस्था का परिवर्तन कर लिया है। वो थोड़ी सी अपनी गति बढ़ा के ठोस से वो किस में बदल गए हैं, वह द्रव में बदल गए हैं। तो एक जो गुप्त ऊष्मा इसी को कहते हैं कि वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है लेकिन उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है छुपी हुई ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो आई होप आपको लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा के बारे में यहाँ से पता चल गया होगा। ठीक है, मतलब कि एक बार और पढ़ देता हूँ कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है, उसी को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कि कोई ठोस है वो गल के द्रव में बदल गया, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लिया,
तापमान इसको मिलता गया, लेकिन इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, अवस्था परिवर्तन हुआ, तो जितना तापमान तुमने दिया इसको वही उसका क्या कहलाएगा, गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अब टॉपिक ये है कि क्या तापमान, ताप का और दाब का पदार्थ की अवस्थाओं पर कोई प्रभाव पड़ता है। कोई पदार्थ है, क्या इसकी अवस्थाओं पर ताप और दाब का कोई प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जैसे कोई ठोस है, कोई ये ठोस पदार्थ है, तो इसको गर्म करोगे तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, या इसको दबाओगे तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा। तो इसका भी जवाब है हाँ, फर्क पड़ेगा। तुमने देखा ही होगा, कस के दबाओगे तो टूट जाएगा, और साथ में अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे तो देखते हो ना, लोहा भी पिघल जाता है। कहते हैं ना, लोहा भी क्या होता है, पिघल जाता है। तो फ़र्क तो पड़ता है जी। तो चलो ज़रा देखते हैं कि कैसे फ़र्क पड़ता है, आखिर फ़र्क जो है वो कैसे पड़ता है। ठीक है, तो फ़र्क देख लेते हैं कि कैसे पड़ता है। तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है वो ज़रा देख लीजिए। कहता है कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने निश्चित स्थानों से दूर जाने लगते हैं। तो यानी कि ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है, और द्रव किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो वही कह रहा है कि गलनांक बिंदु पर इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कि कणों के बीच के आकर्षण बल टूट जाते हैं और वे स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। तो एक तो तापमान का क्या प्रभाव है कि ज़्यादा गर्म करोगे तो ठोस को द्रव में बदल देगा, और द्रव को किस में बदल देगा, गैस में बदल देगा। यहाँ पे जस्ट एक थर्मामीटर लगाया हुआ है, ये बर्फ़ है, टेम्परेचर इसका मीज़र कर रहे हैं, फिर इसको गर्म कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं क्या होगा। तो होगा वही कि ये जो बर्फ़ है ये ठोस से किस में बदल जाएगा, द्रव में, पानी में। इसको और गर्म करोगे तो ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में या फिर गैस में बदल जाएगा। तो फ़र्क तो पड़ता है जी। अब बात करते हैं दाब का कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो कह रहा है पदार्थ के कणों पर दाब लगाने से उन्हें पास पास लाया जा सकता है, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, और यह प्रभाव गैसों में सबसे अधिक स्पष्ट होता है। गैस जो है दूर दूर इनके कण हैं, और तुम क्या कर सकते हो, तुम इनको चाहो तो किसी विधि से दबा दो तो ये पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आएंगे तो वहीं जो गैस था ना, जब इनके कण बहुत पास पास आएंगे तो वो तुरंत ही द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव को और ज़्यादा दबाओगे तो यह तुरंत ही ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। दाब का भी फर्क पड़ता है। इसमें कंडीशन ये होती है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, तापमान को आपको नहीं बढ़ाना है। तापमान को नियंत्रित करके केवल और केवल आपको क्या करना है, दाब को बढ़ाना है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि गैस से द्रव, दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से, चाहो तो तापमान को कम कर दो या कांस्टेंट रख लो, बस प्रेशर बढ़ा दो, तो गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। जैसे कि एलपीजी, घर में जो एलपीजी गैस आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो एलपीजी गैस सिलेंडर को कभी एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जब तुम गैस भरवाना ना, तो देखना जो पाइप होती है, या घर में भी जब तुम सिलेंडर जलाते हो ना, अगर ट्रांसपेरेंट पाइप होगी देखना, तो उसमें पानी जैसा कुछ बहता है। तुम कहते तो उसको जरूर हो कि गैस पे खाना बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में गैस को कंप्रेस करके उसको द्रव बना के उस सिलेंडर में भरा गया होता है, और वही द्रव बाहर निकलता है। चूंकि ज़बरदस्ती तुमने उन कणों को दबाया तो वो कण भागना चाहते हैं, तो गैस में बदल जाते हैं, और वो चूंकि बहुत ज्वलनशील होते हैं, जलने लगते हैं, तो हमारा उस पर खाना जो है बन जाता है। और द्रव से वही हाल है ठोस में। अगर द्रव को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, ठोस में। जैसे कि कह रहा है कुछ पदार्थ जैसे कि बर्फ़ दाब बढ़ाने पर पिघलते हैं, दाब गलनांक को कम करता है, जबकि अधिकांश पदार्थों के लिए दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी, वो उसके कहने का मतलब यही है कि अगर द्रव को भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। समझ रहे हो। तो ये बात हो गई कि दाब का और ताप का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे पढ़ने के लिए, वाष्पीकरण या फिर वेपराइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखो यहाँ पे पानी दिखाया गया है भाप बन के। ये देखो ये एक फिगर जैसा बना हुआ है, हाथ ऊपर करके चिल्ला रहा है कि मुझे मत भेजो। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इसको टेम्परेचर नीचे से गर्म कर दिया होगा, या धूप ज़्यादा आई होगी, तो गर्मी के नाते ये बेचारा भाप बन के उड़ रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे भाप मत बनने दो। ठीक है, तो यही तो वाष्पीकरण हो रहा है। अब क्या होता है ये वाष्पीकरण, ज़रा समझ लेते हैं इसको भी। यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं, इसके बाद तो लेक्चर खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण की परिभाषा और कारक के बारे में जानते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण की परिभाषा कैसे दी गई है, कह रहा है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव अपने क्वथनांक के नीचे के किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वही जिस ताप पर कोई
द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होने लगता है। द्रव का गैस में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो वह द्रव की सतह पर होता है जहाँ उच्च गतिज ऊर्जा वाले कण तरल से बचकर गैस में बदल जाते हैं। यह उबलने से भिन्न है जो पूरे द्रव में होता है और एक निश्चित तापमान पर होता है। अच्छा, देखो कहने का मतलब ये वाष्पीकरण मैं तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। वाष्पीकरण को कैसे समझ सकते हैं? चलो यहाँ से समझ सकते हैं। मान लो एक तुम्हारे पास पतीला है, फिर तुमने इसमें नीचे से आग लगा दी, ठीक है। पतीले में पानी भरा हुआ है। अब देखना वाष्पीकरण को समझना। पानी खोलते खोलते जो ऊपर का पानी होता है ना, ऊपर वाला पानी, इसकी ऊर्जा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये अपने पानी वाले साथियों को छोड़ करके हवा में चला जाता है, और जैसे ही ये हवा में जाता है इसी को कहते हैं वाष्पीकरण। और वैसे यहाँ तो मैंने आग, नीचे से आग लगा दी है। आप आग अगर ना भी लगाओ, तो तुम देखोगे जैसे कोई तालाब है, कोई क्या है? तालाब है, कोई तालाब है ना। ये तालाब है, तालाब में पानी, सूरज से रोशनी आई, ये सन से यहाँ पे लाइट्स आई, ऊपर वाला जो इसका पानी का हिस्सा है, ऊपर वाला ये ऊपर वाला हिस्सा को, ऊपर वाले हिस्से को ऊर्जा मिली, तापमान मिला। ताप मिला मतलब कि इसकी जैसे ही ऊर्जा बढ़ी तो ये गति करने पे आएगा, तो तुरंत हवा में चला जाएगा, क्या? वाष्प बन के। और यही क्रिया जो है वो वाष्पीकरण कहलाती है। ऊपर वाली लेयर से वाष्प बन के ये जाएगा, और वाष्प बन के जाएगा ना क्योंकि इसकी ऊर्जा बढ़ी है। और जो ये पानी के जो छोटे छोटे कण हैं, ये चूँकि जब वाष्प बन के ऊपर जाएंगे ना, तो ये आसपास के पानी से जो कुछ ऊर्जा है वो अभी खींच करके लेके चले जाते हैं, इसलिए जो इसके आसपास का पानी होता है ना, वह ठंडा भी हो जाता है। तो जरा ध्यान से समझना वाष्पीकरण में, और ये डिटेल में क्या तुम्हें बता रहा है। तो ये यही कहना चाह रहा, वाष्पीकरण से शीतलन, मतलब वाष्पीकरण से ठंडा क्यों होता है, ठंडा क्यों लगता है, वही रीजन बता रहा है कि जब उच्च गतिज ऊर्जा वाले कण की द्रव की सतह से वाष्प में परिवर्तित होते हैं तो वे अपने साथ ऊर्जा ले जाते हैं। मैंने बताया ना, इससे शेष द्रव के कणों की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप वहाँ पर ठंडक महसूस होती है। जैसे पसीने का सूखना और शरीर को ठंडा करना। जब शरीर पे पसीने होते हैं, जो पसीने का पानी है, जब ये पानी वाष्प बन के उड़ता है तो अपने शरीर के थोड़ी सी ऊर्जा लेकर के, क्योंकि इसे तो भगना है ना, तो ये ऊर्जा खींचेगा, तो थोड़ी सी ऊर्जा लेकर के ये भग जाता है। और शरीर से जब ऊर्जा की कमी होती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा कैसे रहता है? मिट्टी का कोई पॉट है, घड़ा है ना, तो ये देखो ये पानी इसमें से रिश्ता रहता है, ये इसके सतह पर हमेशा तुमको दिखाई देगा। और ये पानी जब बाहर थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो पानी से भी कुछ ऊर्जा खींचता है और बाहर से गर्मी लेता है और भाग जाता है, वाष्प बन गया। और वाष्प बन के जब भागेगा, तो क्या होगा? तो ये आसपास के पानी से थोड़ी ऊर्जा जो खींच के ले गया है तो पानी को क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। ऐसे ही एसीटोन को हथेली पर रगड़ने से ठंडक महसूस होती है। एसीटोन जो है एक लिक्विड है, हाथ पे रगड़ोगे। अच्छा, ये मैं बताऊं, ये लड़कियां प्रयोग में ला सकती हैं नेल पेंट छुड़ाने के लिए। वो कोई तो वो लाती हैं नेल पेंट छुड़ाने के लिए, मुझे पता नहीं है उसका नाम, मैं भूल रहा हूँ। तो उसको जब नेल पेंट छुड़ाने के लिए नेल पे लगाते हैं ना, तो ठंडा ठंडा फील कराता है। पता क्यों? या उसको भी छोड़ो, पेट्रोल का भी हाथ पे गिर जाए तो देखना बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। पता क्यों? क्योंकि उसका जो ज्वलनशीलता है वो बहुत ज़्यादा है, और जो वाष्पीकरण है इन चीज़ों का, पेट्रोल वगैरह का वाष्पीकरण वो बहुत तेज़ी से होता है। तो हाथ पे गिरते ही उसके जो छोटे छोटे कण तुम्हारे हाथ पे गिरे, वो जल्दी से वाष्पीकरण होंगे, और वाष्पीकरण होंगे तो ये क्या करेंगे? तुम्हारे हाथों में से भी कुछ ऊर्जा लेके भाप बन के जल्दी से भागेंगे वहाँ से, तो तुम्हारे हाथों में ठंडक महसूस होगी। तो ये तो हो गया वाष्पीकरण, और सारी डिटेल तुम्हें पता चल गई। अब वाष्पीकरण किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है वो जरा देख लो। एक तो सरफेस एरिया, हाँ, सतह के क्षेत्र से वाष्पीकरण प्रभावित होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा सा एरिया होगा, जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, ठंडक वहाँ पर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो सतह के क्षेत्र पर निर्भर करता है। टेम्परेचर, जाहिर सी बात है, तापमान वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगी। जब भी तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल बताया था, नीचे से आग दोगे तो वाष्पीकरण और तेज़ी से होगा। तो हाँ, टेम्परेचर पे भी जो है, टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। कहाँ चला गया भाई अपना स्लाइड? हाँ, ये रहा। तापमान का फर्क पड़ता है। आर्द्रता, नमी का, अगर देखो हवा में आर्द्रता कम है, नमी कम है, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और नमी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा। यही रीज़न है कि बारिश में जब आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ी रहती है, पानी के छोटे छोटे कण जो हैं वो जमे होते हैं, हमें दिखाई तो नहीं देते, पर तुम देखोगे चिपचिपापन महसूस होता है। तो जो कूलर के पैड्स होते हैं ना, जो भीगते रहते हैं, उनसे वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जो उनके कूलर के जो पैड होते हैं, ये पानी इस पर लगातार गिरता रहता है
तो ये वाष्प बन के उड़ नहीं पाते हैं और इसीलिए बरसात में कूलर कम ठंडा करता है। गर्मी में ये जितना ज़्यादा भाप बन के उड़ते जाएंगे, पानी अंदर का ठंडा होता जाएगा और उनसे आने वाली हवा ठंडी होती जाएगी, तो कूलर भी ज़्यादा ठंडी हवा देगा। समझ गए? हवा की गति, विंड स्पीड, हवा की गति बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी। तुम देखते हो कि लोग कहते हैं कि कपड़े को हवा में डाल दो जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी के कणों को जल्दी से वाष्पित कर देगा, तो वो कण वहाँ से निकल जाएंगे, तो वो कपड़ा जो है वो आपका सूख जाएगा। तो ये सारे जो हैं ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई? मुख्य बातें और सारांश। तो अब देखिएगा, कह रहा है कि इस अध्याय में हमने पदार्थ और उसके स्वरूप को गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे कणों का व्यवहार पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को जन्म देता है और तापमान, दाब और वाष्पीकरण जैसे बाहरी कारक इन अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हमने। आगे चलते हैं। अगर हम बात कर लें इस चैप्टर को संक्षेप में, तो पदार्थ की परिभाषा क्या होती है वो हमने पढ़ ली कि जो पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरता है, जिनका अपना द्रव्यमान होता है और छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। कणों के व्यवहार की बात करें तो निरंतर गति करते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं और उसी के बेसिस पे उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अवस्था परिवर्तन भी हम करा सकते हैं और उसी से रिलेटेड हमें कुछ परिभाषाएं मिली, गलनांक, क्वथनांक, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा दिया। ताप और दाब का प्रभाव मैंने आपको सिखा दिया कि क्या फर्क पड़ेगा। वाष्पीकरण और शीतलन की वाष्पीकरण क्या है और हमें ठंडा क्यों महसूस होता है वो भी हमने आपको समझा दिया। तो विज्ञान जो है वो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की शक्ति देता है और पदार्थ के मौलिक सिद्धांतों को समझकर हम जटिल प्राकृतिक घटनाओं को सुलझा सकते हैं। तो आई होप कि बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था और मैंने खूब कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कुछ और एक्स्ट्रा जानना हो, कोई चीज़ अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बस मेरा फ़र्ज़ है आपको धन्यवाद करना, तो मैं आपको बोल देता हूँ थैंक यू और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल टाटा, बाय बाय।